माई सेल्फ निधि सिंह, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन हार्मोन। बायोसिंथेसिस अर्थात जैव संश्लेषण और स्टोरेज का मतलब है संचयन। इंसुलिन हार्मोन जैसा कि हम सब जानते हैं अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पेंक्रियाटिक ग्लैंड। इस विषय में सबसे पहले हम हिस्टोरिकल व्यूज़ का देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन से संबंधित हिस्टोरिकल पॉइंट्स क्या हैं। इन 1889 में वॉन मेरिंग एंड मिन्कोवस्की नोटेड दैट टोटल पैंक्रियाटेक्टोमी इन डॉग्स रिजल्टेड इन सीवियर एंड फैटल डायबिटीज़। मेरिंग एंड मिन्कोवस्की ने यह देखा कि डॉग्स में अगर पेंक्रियास ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो वे एक फैटल डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने यह सजेस्ट किया कि पेंक्रियास ग्लैंड में आइसोलेट एक्चुअली एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है। 1926 में जॉन जे एबल ने सबसे पहले इंसुलिन को क्रिस्टलाइज किया। 1954 में सेंगर ने इंसुलिन हार्मोन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अब हम आते हैं पेंक्रियास ग्लैंड पर। पेंक्रियास ग्लैंड बॉडी में कहाँ पोजिशन्ड है, तो द पेंक्रियास इज़ एन एब्डोमिनल ऑर्गन। यह एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो स्टमक के पीछे होता है और 3 और ऑर्गन से ये सराउंडेड रहता है। स्प्लीन, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तिल्ली, यकृत और छोटी आंत द्वारा यह घिरा रहता है। द पेंक्रियास इज अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग, ऑब्लॉन्ग एंड फ्लैट। पेंक्रियास ग्लैंड ह्यूमन में 6 इंच लंबा होता है, ओब्लॉन्ग और फ्लैट होते हैं। द पेंक्रियास प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। पेंक्रियास मुख्यतः 2 काम करता है। पहले तो पाचन में वो सहायता करता है। दूसरा है पेंक्रियाटिक ग्लैंड का दूसरा काम है कि ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना। अब हम इसके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ पेंक्रियास के विषय में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई ऑर्गन या ग्रंथि पढ़ते हैं तो उसके एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ह्यूमंस में 5वां हफ्ता जो होता है भ्रूणीय अवस्था का, उस समय पेंक्रियास का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। दरअसल में ड्यूडेनम से 2 डाइवर्टिकुला निकलते हैं जो कि हिपैटिक डाइवर्टिकुलम के पास उपस्थित होते हैं। डाइवर्टिकुला अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता होगा, डाइवर्टिकुला का मतलब होता है आउट पाउचिंग। जब ऑर्गन बनते हैं तो सबसे पहले आउट पाउचिंग होती है, छोटे छोटे पाउच बनते हैं जिनमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि ड्यूडेनम जहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है वहाँ से 2 आउट पाउचिंग होती हैं जो कि हिपैटिक डाइवर्टिकुलम के पास होती हैं। हिपैटिक एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लीवर के लिए यूज़ की जाती है, यकृत के लिए। तो एक तरफ यकृत का निर्माण शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ ड्यूडेनम से जो 2 आउट पाउचिंग निकलती हैं वो बाद में एज ए प्राइमोडियम, यानी कि इनिशियली जो टिश्यू बनता है, प्राइमोडियम इनिशियली जो टिश्यू फॉर्म्ड हो रहा है वो डाइवर्टिकुलम प्राइमोडियम में कन्वर्ट होकर फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड द डक्ट ऑफ द वेंट्रल डाइवर्टिकुलम, और जो उदरीय डाइवर्टिकुलम है इन दोनों में से, वह मुख्य पैंक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करता है। Initially, each primordium consists a network of tubules lined by a single layer of cell. प्रारंभ में हर जो ईच प्राइमोडियम है उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जिसमें एक सिंगल सेल लेयर होती हैं। यह सेल ही आगे चलकर इंडिविजुअल एसिनी का निर्माण करती हैं। एसिनी मतलब, एसिनी पेंक्रियास का वह भाग है जो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का एक फंक्शनल यूनिट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंक्रियास से कुछ पाचन एंजाइम्स का भी स्त्रावन होता है, तो एसिनी, यही जो एसिनी है वो आगे चलकर एसिनार सेल्स का निर्माण करती हैं। तो दिस इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम सेक्रीशन। अब हम काम की बात पे आते हैं जो आज के टॉपिक से हमारे रिलेटेड है। आइसोलेट सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक पेंक्रियाटिक डक्ट। जो आइसोलेट सेल्स हैं जिनके विषय में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, वह एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं और वो पेंक्रियाटिक डक्ट से निर्मित होती हैं। इन्हीं से आगे चलकर इंसुलिन का स्राव होता है। फंक्शन ऑफ द पेंक्रियास। पेंक्रियास के मुख्यतः 2 फंक्शन होते हैं। पहला है एक्सोक्राइन
और दूसरा है एंडोक्राइन। जैसे कि आप जानते हैं बहिस्त्रावण और अंतःस्त्रावण। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में आता है सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें पैंक्रियाज पाचक एंजाइम्स का स्त्रावण करती है, और एंडोक्राइन फंक्शन में आता है हार्मोन सेक्रेशन। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि द पैंक्रियाज सर्व टू प्राइमरी फंक्शन, इट मेक एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए यहाँ 2 डायग्राम्स हमने पोस्ट करे हैं। पहला है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में आप देख सकते हैं कि जैसे एंजाइम है, अमाइलेज है, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीएज है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, और लाइपेज फैट का डाइजेशन कर रहा है। पर इनका साइट क्या है? ये साइट है बाय एसिनार सेल। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या क्या रिलीज हो रहा है? जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं? बाय आइसोलेट्स ऑफ लैगरहैंस। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पैंक्रियाज। हम इसके डायग्रामेटिकली पैंक्रियाज ग्लैंड के पोजीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्यूडेनम के साथ पैंक्रियाज ग्लैंड अटैच्ड है। ड्यूडेनम से लगा हुआ जो पार्ट है वो हेड ऑफ पैंक्रियाज है, रेस्ट इज द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड दिस वन द टेल ऑफ पैंक्रियाज। इसी में आइसलेट ऑफ लैगरहैंस को अगर हम उसको बड़ा करके अगर देखें कि आइसलेट ऑफ लैगरहैंस एसिनार सेल्स के साथ किस तरह अरेंज होती हैं पैंक्रियाज ग्लैंड में, हिस्टोलॉजिकली अगर व्यू करें इसको, तो हम रख सकते हैं कि यहाँ जो फ्लावर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फूल जैसे, वह एसिनार सेल्स हैं जिनका क्या काम है? एंजाइम्स को सेक्रेट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करना। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ये मल्टी कलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली दिस इज़ द आइसलेट ऑफ लैगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैगरहैंस में हम देख सकते हैं कि खूब अलग अलग तरह के हमको सेल्स दिख रही हैं। कौन कौन से सेल्स दिख रही हैं? एक्चुअली अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और एक इसमें शो नहीं किया गया है एफ सेल, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अब हम बात करेंगे केवल उसके एंडोक्राइन फंक्शन, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इन्होंने अलग अलग दिखाया है डायग्राम में कि एक्सोक्राइन फंक्शन में एसिनार एंड डक्ट टिश्यू है, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन जो है आइसलेट ऑफ लैगरहैंस में होता है। The endocrine function of pancreas are to maintain a constant blood glucose level and to facilitate cellular storage of foodstuffs following a meal and to provide for the mobilization of these depot metabolic substrates during period of fasting. एक्चुअली में ये छोटे से पैराग्राफ में सारा काम बताया गया है पैंक्रियाटिक हार्मोन्स के। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पैंक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वह एक तरफ ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में उसको मेंटेन करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। दूसरी तरफ अगर वही ग्लूकोज रुधिर में कम होने लगता है तो जो दूसरे मेटाबॉलिक डिपॉट्स हैं, डिपॉजिट हुए हुए स्टोर जो मेटाबोलाइट्स हैं, उनको मोबिलाइज भी इन्हीं हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हमने फास्ट किया है, अगर हमने व्रत रखा हुआ है और हमने कुछ नहीं खाया, तो ओबियसली हमारे रुधिर में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो उस समय जो हमारा स्टोरेज डिपॉट होगा, जो मेटाबोलाइट्स होंगे स्टोर्ड हमारी बॉडी में, उनको मोबिलाइज भी पैंक्रियाटिक हार्मोन ही करते हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 12 मिलियन आइसोलेट इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज। देखिए 1 से 1 to 12 मिलियन आइसोलेट्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज में, पर यह केवल 1 से 2% ही पैंक्रियाटिक टिश्यू का पार्ट होते हैं। The endocrine pancreas, which consists of isolate of tissue dispersed among the much larger mass of the exocrine pancreas, was first described by Langerhans. Langerhans ने ये डिस्क्राइब किया कि आइसोलेट ऑफ टिश्यू ज़्यादा डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर देखें, हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजी। There are 4 types of cell can be visualized by histological method which are as follow. 4 तरह की सेल्स हमको हिस्टोलॉजिकली दिखेंगी। पहला है अल्फा सेल। These cells are source of glucagon.
when the crisis of nutrients occur in the blood flow, these cells started the secretion of glucagon hormone. यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अल्फा सेल्स जो हैं वह ग्लूकोकॉन को सेक्रेट करती हैं, ये भी एक हार्मोन है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो ग्लूकागॉन हार्मोन स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज़ करता है या ट्राइग्लिसराइड्स को रिलीज़ करता है और उनसे फैटी एसिड फॉर्म करेगा और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाएगा। फॉर एग्जांपल एज आई सेड अबव कि एज आई सेड बिफोर कि वो मेटाबोलाइट्स को मोबिलाइज करेगा। सेकेंड है बीटा सेल, यही हमारा आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेल है। व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट स्पेशली ग्लूकोज फ्लो इन द ब्लड, these cells secretes insulin in the blood flow. These cells secrete insulin as pre-proinsulin. देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन को स्त्रावित करना, और इंसुलिन क्या काम करता है कि जो आपके रुधिर में ज़्यादा ग्लूकोज बह रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना। बीटा सेल secretes C-peptide in equimolar concentration of insulin. This is the important point कि बीटा सेल इंसुलिन के साथ साथ उसी के इक्विमोलर अकाउंट में C-peptide का सेक्रेशन भी करता है। एमाइलिन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय दीज सेल। एमाइलिन अंडरलाइन कर रखा है। डायबिटीज़ 2 के पेशेंट जो होते हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनके पेंक्रियाज में एमाइलॉइड्स स्टोर्ड देखा गया है। ऐसा नोटिस किया गया है कि एमाइलॉइड्स जो है डायबिटीज़ 2 के पेशेंट्स में स्टोर फॉर्म में रहते हैं। तो वेयर द एमाइलॉइड्स केम फ्रॉम, एमाइलॉइड्स कहाँ से आते हैं, तो यही एमाइलिन एमाइलॉइड्स को बनाता है। थर्ड सेल है डेल्टा सेल, डी सेल्स से डिनोट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डी सेल इज टू सप्रेस द बीटा सेल। दी सेल्स आल्सो सेक्रेट द सोमेटोस्टेटिन। इसका शॉर्ट फॉर्म SST ब्रैकेट में लिखा गया है। देखिए सोमेटोस्टेटिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोमेटोस्टेटिन इज़ अ यूनिवर्सल सप्रेसर फॉर द इंसुलिन। सोमेटोस्टेटिन जो है वो इंसुलिन के प्रभाव को कम करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट सेल है एफ सेल। दी सेल सेक्रेट्स द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एफ सेल्स जो हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट ये एक इलस्ट्रेटेड डायग्राम है। इसमें जैसे पहले हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बायोसिंथेसिस की तरफ जाएंगे। प्री प्रो इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो हमने डायग्राम ऑरेंज कलर का जो सीक्वेंस बनाया है, दिस इज़ द इनिशियल सिग्नल सीक्वेंस। याद रखिएगा कि सिग्नल सीक्वेंस जो होता है वो एमिनो टर्मिनल एंड टर्मिनल पर होता है। इसके साथ अटैच्ड एक ग्रीन कलर का मार्क, ये जो है ये बी चेन है, द रेड वन इज सी चेन एंड द ब्लू वन इज ए चेन। एक प्री प्रो इंसुलिन में 110 अमीनो एसिड होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम जब इस पर एक्ट करता है तो वह सिग्नल सीक्वेंस को डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जब सिग्नल सीक्वेंस डाइजेस्ट हो जाता है एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा, तो प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन का निर्माण होता है, जो ये दिया गया है नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर का सिग्नल सीक्वेंस था वो डाइजेस्ट हो गया है और अब बी, सी और ए चेन ही बचे हैं। यहाँ पे फोल्डिंग होगा और अब यहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स का निर्माण होता है। प्रो इंसुलिन में 86 अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद अगेन एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा, पर अब यह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इस फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। ये आपने पढ़ा होगा सेल ट्रैफिकिंग में कि किस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स डिटैच होकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक जाकर उस पर फ्यूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ प्रक्रिया होती है और एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा ये प्रो इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन और सी चेन में डिवाइड कर दिया जाता है। इसीलिए अभी हमने बताया था कि बीटा सेल सेक्रेट सी पेप्टाइड इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन।
तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये इसी से डिटैच होकर अलग होकर बन रहा है, इसलिए इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन में यह बनता है। इधर है एक्टिव इंसुलिन जिसमें बी चेन और ए चेन है और दूसरा है सी चेन। अब हम बायोसिंथेसिस को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अबव जो डायग्राम आपको बताया गया है उसी को सिंप्लीफाई किया गया है। इसको जूम करके अगर देखेंगे हम, देखें यहाँ पे न्यूक्लियस से बायोसिंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल। तो बीटा सेल में क्या है कि न्यूक्लियस में 11th क्रोमोसोम जो होता है उसके शॉर्ट आर्म पर इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होता है 11वें क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर, जो कि पहली प्रक्रिया क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन अर्थात डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो एमआरएनए जब बाहर आएगा न्यूक्लियस से तो अब वह कौन सी प्रक्रिया करेगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, जिसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ये स्मॉल रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है राइबोसोम के साथ, दिस इज़ अ सिग्नल सीक्वेंस। ये सिग्नल सीक्वेंस है। सिग्नल सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है सिग्नलिंग का काम करेगा। यह राइबोसोम और एमआरएनए को लेकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पहुंच जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब यहाँ पे एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, वो कट द सिग्नल सीक्वेंस, यहाँ पे लिखा नहीं है पर एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा और वो सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देगा। उसके बाद पर ये पेप्टाइड चेन आगे बढ़ती जाएगी। पहले ये बी सीक्वेंस बनाएगी, फिर सी सीक्वेंस बनाएगी, फिर ए सीक्वेंस बनाएगी और उसका फोल्डिंग होगा। यहाँ पे आपको पता है कि पहले क्या बन रहा था, प्री प्रो इंसुलिन पर एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है, सिग्नल सीक्वेंस को डिप्लीट कर दे रहा है, डाइजेस्ट कर दे रहा है सॉरी। तो उसके बाद क्या बचे, बी चेन, सी चेन एंड ई चेन, इनका फोल्डिंग होगा और इसमें सल्फर बॉन्ड्स बनेंगे। अब ये एक वेसाइकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होंगे गोल्गी एपरेटस तक। इन वेसाइकल्स में क्या लोडेड है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जब गोल्गी एपरेटस तक ट्रांसपोर्टेड होता है तो यहाँ पे अगेन एंडोपेप्टाइडेज एक्ट करेगा इस पर और वह एक्टिव इंसुलिन और सी पेप्टाइड में डिवाइड करेगा प्रो इंसुलिन को। देखिए यहाँ पे अलग दिखाया गया है कि सी चेन अलग हो गया है और एक्टिव इंसुलिन अलग हो गया है। उसके बाद गोल्गी एपरेटस से पिंच ऑफ होते रहते हैं छोटे छोटे वेसाइकल्स। एक्चुअली दीज आर स्पेशल स्टोरेज वेसाइकल्स जिसमें कि इंसुलिन प्रेजेंट है। यहाँ पे एक रेड कलर से दिखाया गया है कि किस तरह इंसुलिन जिंक के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर एक्चुअली जिंक के साथ इंसुलिन हेक्सामर फॉर्म करता है और उसी तरह स्टोर फॉर्म में ये वेसाइकिल पूरे साइटोसोल में सर्कुलेट करती रहती हैं अंटिल इनका डिमांड हो। जब तक इनकी ज़रूरत ना हो तब तक स्टोर्ड होकर इन्हीं वेसाइकल्स में, इन्हीं छोटी छोटी धानियों में जिंक के साथ हेक्सामर फॉर्म में इंसुलिन सर्कुलेट करता रहेगा। एक थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम है बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन का। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन के लिए जो सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें 2 इंट्रॉन और 3 एक्सॉन्स होते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि इन सम जीन्स नॉट ऑल ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स, है ना। जीन्स में सारे सेगमेंट ऐसे नहीं होते जिनसे कि प्रोटीन के लिए प्रोटीन के लिए मैसेज एनकोड्स हों। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग होते हैं। तो यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि जो जीन 11वें क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर उपस्थित है उसमें 2 इंट्रॉन हैं, जो कि 2 इंट्रॉन मतलब 2 नॉन कोडिंग पार्ट हैं उसमें, एंड 3 एक्सॉन होते हैं। एक्सॉन्स मतलब जिनसे एनकोड होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम को और इलेबोरेट करके अगर देखें, जूम करके देखें तो देखिए इस तरह से इस जीन के इससे एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्टेड होगा और एमआरएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन होगा, जिसमें कि इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से सिग्नल जो है उसकी वजह से राइबोसोम अटैच हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। ये धीरे 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 डॉटेड दिखाया गया है कि पहले बी सेगमेंट, बी चेन उसमें जुड़ा और साथ साथ में सल्फ़र बॉन्ड्स जो हैं वो भी धीरे धीरे बन रहे हैं, पर वो बॉन्ड एक दूसरे से भी कनेक्ट
नहीं हुए हैं। उसके बाद जब ये फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग होने के बाद ये फॉर्म होगा प्रो इंसुलिन, पर इसमें से सिग्नल जो सेगमेंट है, सिग्नल सीक्वेंस है, वो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें दिखाया गया है गोल्गी एंड सेक्रेटरी ग्रैनुअल। गोल्गी बॉडी में अगेन सी सेगमेंट, सी चेन जो है, और एक्टिव इंसुलिन अलग हो जाएगा बाय द इफेक्ट ऑफ एंडोपेप्टाइडेज। तो इस तरह से इंसुलिन का बायोसिंथेसिस होता है बीटा सेल्स में। देखिए यहाँ पे इंसुलिन इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ हार्मोन्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ द ओनली हार्मोन दैट डायरेक्टली लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन दिस वे इट इज़ अ डोमिनेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटरी फैक्टर। ये एक बहुत प्रभावी मेटाबॉलिक रेगुलेटरी फैक्टर है। इंसुलिन इज़ द बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल चेन प्रिकर्सर। एक सिंगल चेन प्रिकर्सर प्री प्रो इंसुलिन का एक बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट है इंसुलिन, जो कि टेंडेंसी में प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी यानी कि प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग कपल्ड टू ट्रैफिकिंग बिटवीन सेलुलर कंपार्टमेंट्स। ये कैसे बन रहा है इंसुलिन? इन्होंने कहा कि एक बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो प्री प्रो इंसुलिन के एक प्रिकर्सर से बन रहा है, जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी हो रही है। बार बार हमने देखा कि एंडोपेप्टाइडेज किस तरह से क्लीवेज कर रहा है, और कपल टू ट्रैफिकिंग बिटवीन द सेलुलर कंपार्टमेंट्स। यहाँ सेलुलर कंपार्टमेंट्स अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड देन सेक्रेटरी ग्रैनुअल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन होगा। देखिए अब हम उसके हर चेन को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड क्या है? इसके अलग अलग नाम हैं, कई जगह अलग अलग नाम मिलेंगे आपको, जैसे सिग्नल सीक्वेंस, टारगेटिक सिग्नल, लोकलाइजेशन सिग्नल, ETC इज़ अ शॉर्ट पेप्टाइड विच इज़ यूजुअली 16 to 30 एमिनो एसिड्स का एक शॉर्ट पेप्टाइड होता है, और ये एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। इंसुलिन हार्मोन में ए चेन में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं और बी चेन में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं, और इन दोनों चेन्स में डाइमर लिंक्ड होते हैं थ्रू ए पेयर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है एक्चुअली वो ए चेन पर होता है, जो कि 6th और 11th यानी कि 6ठे और 11वें अमीनो एसिड के बीच में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा जो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो 6ठे और 11वें अमीनो एसिड में है, और वो कौन से चेन पे है? ए चेन पे। इंसुलिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल वेयर द टू चेन्स आर यूनाइटेड बाय अ कनेक्टिंग पेप्टाइड। दोनों चेन जो हैं एक कनेक्टिंग पेप्टाइड से कनेक्टेड होती हैं, जो हमने प्रीवियसली रेड कलर का सी चेन दिखाया था डायग्राम में, वह है। इन द ह्यूमन यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 31 अमीनो एसिड। ह्यूमंस में जनरली 31 अमीनो एसिड्स के सी चेन होती है। देखिए यहाँ एक दूसरा इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, इंसुलिन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5 to 8 मिनट्स। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाफ लाइफ, कि इंसुलिन का जो हाफ लाइफ है वो 5 से 8 मिनट का होता है, इसीलिए ये सर्कुलेशन से रैपिडली धीरे धीरे क्लियर होता रहता है। इट इज़ डिग्रेडेड बाय इंसुलिनेज इन द लीवर, किडनी एंड अदर टिश्यू। ये धीरे धीरे से इंसुलिनेज एंजाइम की वजह से यकृत में और वृक्क अर्थात किडनी में और दूसरे टिश्यूज़ में भी धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है। बिकॉज इंसुलिन इज सेक्रेटेड इनटू द पोर्टल वेन, इट इज़ एक्सपोज टू लीवर इंसुलिनेज बिफोर इट एंटर द पेरिफेरल सर्कुलेशन। अभी हम आगे इसका सर्कुलेशन भी समझेंगे, क्योंकि इंसुलिन जो है वो सबसे पहले पोर्टल वेन में सेक्रेट होता है, इसलिए सबसे पहले लीवर में जो उपस्थित इंसुलिनेज है उसके कांटेक्ट में इंसुलिन आता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से डिग्रेड होगा। कॉन्सिक्वेंटली ऑलमोस्ट हाफ द इंसुलिन इज डिग्रेडेड बिफोर लीविंग द लीवर। इस तरह से लीवर को छोड़ने से पहले आधे से ज़्यादा इंसुलिन डिग्रेड हो जाता है। इंसुलिन इज़ द प्राइमरी एनाबॉलिक हार्मोन। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि अपर लिमिट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल और फ्री फैटी एसिड्स के लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। Insulin achieves this objective by promoting glucose uptake and utilization by muscle and adipose tissue, increasing glycogen storage in liver and muscles, and reducing glucose output by the liver. इस तरह से इंसुलिन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड एंड इनहिबिट्स प्रोटीन डिग्रेडेशन इन पेरिफेरल टिश्यू।
Insulin also promote triglyceride synthesis in the liver and adipose tissue and repress lipolysis of adipose triglyceride stores. Finally, insulin regulate metabolic homeostasis through effect on satiety. इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इंसुलिन का काम है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करना, है ना। फ्री फैटी एसिड है उन्हें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर करना, जितना भी एनर्जी फ्री फॉर्म में सर्कुलेट कर रही है उसको जहाँ तक हो सके स्टोर फॉर्म में नॉन ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर स्टोर करना। फाइनली इंसुलिन रेगुलेट मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस, इस तरह से ये मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस को कंट्रोल करती है। सेटाइटी कहते हैं कि अब इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, यानी कि इससे ज़्यादा जो ग्लूकोज है या न्यूट्रिएंट्स हैं या मेटाबोलाइट्स हैं वो ज़्यादा इससे ज़्यादा सर्कुलेट ना करे तो थ्रू इफेक्ट ऑन सेटाइटी ये मेटाबॉलिक होम्योस्टेटिस को कंट्रोल करता है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ इंसुलिन एक्शन रिजल्ट इन सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, डिसलिपिडीमिया एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। The insulin gene encode pre-proinsulin. Insulin is synthesized on the polyribosome as pre-proinsulin and microsomal enzyme cleave the N-terminal signal peptide to produce proinsulin. जैसा कि हमने पहले बताया था डायग्राम में कि N-terminal पे जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो क्लीव कर देता है। अब प्री-प्रोइंसुलिन से प्रोइंसुलिन का फॉर्मेशन होता है एज द पेप्टाइड एंटर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो जाता है। प्रोइंसुलिन इज पैक्ड इन द गोल्गी अपरेटस, ये प्रोइंसुलिन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्गी अपरेटस को इनटू मेम्ब्रेन बाउंड सेक्रेटरी ग्रैनुअल, एक ग्रैनुअल जो है सेक्रेटरी ग्रैनुअल के फॉर्म में। और प्रोइंसुलिन कंटेन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन प्लस द 31 अमीनो एसिड सी कनेक्टिंग पेप्टाइड, दैट इज सी पेप्टाइड, द कनेक्टिंग पेप्टाइड। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्टिव इंसुलिन और सी पेप्टाइड एक ज्वाइंट फॉर्म में गोल्गी अपरेटस को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। द प्रोटीएज दैट क्लीव प्रोइंसुलिन आर पैक्ड with proinsulin within the secretory granules. The mature hormone consists of 2 chain, an alpha chain and a beta chain. जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था कि जो एक्टिव इंसुलिन है उसमें 2 ही चेन है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, या हम बोल सकते हैं ए चेन एंड बी चेन। कनेक्ट बाय 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस, 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं उसमें। और थर्ड डाइसल्फाइड ब्रिजेस कंटेन विद इन द अल्फा चेन, और जो एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए चेन में है, अल्फा चेन में होता है। इंसुलिन इज स्टोर इन सेक्रेटरी ग्रैनुअल इन जिंक बाउंड क्रिस्टल, जिंक के साथ ये एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में बाउंड होता है, जिंक के साथ बाउंड होकर सर्कुलेट करता है वेसाइकल्स में। इसका मतलब क्या है, इंसुलिन इज स्टोर्ड एज माइक्रो क्रिस्टलाइन एरे ऑफ जिंक इंसुलिन हेक्सामर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेक्सामर फॉर्म में ये जिंक के साथ बाउंड होता है विद इन स्पेशलाइज्ड ग्लूकोज रेगुलेटेड सेक्रेटरी वेसाइकल्स। On stimulation, the granule content are released to the outside of the cell by exocytosis. और जब डिमांड होता है इंसुलिन का उस समय यही वेसाइकल्स सेल सरफेस पे जाकर एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर इंसुलिन रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सिन या प्रो इंसुलिन है, हेडले की बुक का डायग्राम है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें हम देख सकते हैं कि ए चेन में 1 से लेके 21 अमीनो एसिड हैं, दूसरी तरफ बी चेन में 1 से लेकर 30 अमीनो एसिड हैं, नीचे की तरफ जो दिखाया गया है। और ये ए और बी चेन में इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, और ए चेन में एक अंदर की तरफ इंट्रा सल्फाइड बॉन्ड है। दूसरी तरफ कनेक्टिंग जो पेप्टाइड है वो 31 अमीनो एसिड से 63 अमीनो एसिड तक प्रेजेंट है। इस तरह से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो सिस्टम इन आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस। आप सोच रहे होंगे कि वाई आई एम एम्फसाइज ऑन द ब्लड फ्लो सिस्टम इन आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस।
दरअसल में ब्लड फ्लो सिस्टम को देखना बहुत ज़रूरी है आइसलेट ऑफ लैगरहैंस में। यहाँ हम देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है एक डायग्राम बनाने की, अगर अच्छे से समझ आ सके। AR सेंट्रल में आर्टीरियोल है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई कहाँ पे हो रही है? सेंटर में। और बीटा, अल्फ़ा, डी और एफ सेल किस तरह प्रेजेंट है? आप देख सकते हैं कि सेंटर में बीटा सेल ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, ज़्यादा है। तो बीटा सेल ज़्यादा सेंटर में एक्यूमुलेटेड है, जो कि सबसे पहले ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में आ रही हैं। उसके बाद ये ब्लड सप्लाई जो है वो अल्फ़ा सेल से होते हुए, डी सेल और एफ सेल से होते हुए, जो चारों तरफ ब्लू कलर का दिखाया गया है, दीज आर वेन्यूल्स तक जाती है ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो है आर्टीरियोल। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो बीटा सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, और जो एरो है बाय द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ये आर्टीरियोल फाइन कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाता है, जिनको हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। यह कैपिलरीज इस ब्लड फ्लो को बीटा सेल से अल्फ़ा सेल, डी सेल और एफ सेल से होते हुए वेन्यूल्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम को कंडक्ट कर रही है। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले जब ब्लड बीटा सेल के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड फ्लो में क्या आएगा? इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन कैरी करके फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ जा रही हैं? अल्फ़ा सेल्स के पास, जो कि बीटा सेल के बाद प्रेजेंट है, पेरीफ्री पर है। तो ब्लड फ्लो सेंटर टू पेरीफ्री हो रहा है, सेंटर से किनारे की तरफ हो रहा है, केंद्र से किनारे की तरफ हो रहा है। अब ब्लड फ्लो में इंसुलिन जो है वो कैरी करते करते जब अल्फ़ा सेल्स के पास जाता है, तो वो अल्फ़ा सेल्स से रिलीज़ होने वाले ग्लूकागॉन, यानी कि वो अल्फ़ा सेल के प्रभाव को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। ग्लूकागॉन का क्या काम है? कि वो मेटाबोलाइट्स को मोबिलाइज कर दे। पर इंसुलिन का काम क्या है? कि वो स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करे, यानी कि जो खाने से हमें जितने न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको स्टोर करने का काम इंसुलिन का है। पर जब यही इंसुलिन फ्लो के अल्फ़ा सेल्स के ऊपर जाता है, अल्फ़ा सेल से होते हुए जाता है, तो अल्फ़ा सेल्स के इफेक्ट को सप्रेस करते रहता है। यही पैराक्राइन कंट्रोल ऑफ बीटा सेल्स है, इसी को हम पैराक्राइन कंट्रोल कहते हैं बीटा सेल्स का। दिस इज़ द पैराक्राइन कंट्रोल। अगेन ये ब्लड फ्लो जाएगा डी सेल्स में, एंड व्हाट द डी सेल सेक्रेटेड? डी सेल सेक्रेट करती हैं सोमैटोस्टैटिन। एंड अगेन जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो सोमैटोस्टैटिन है, दिस इज़ द यूनिवर्सल सप्रेसर फॉर इंसुलिन। तो यानी कि ब्लड फ्लो में पहले इंसुलिन आया, उसका काम है स्टोर करना न्यूट्रिएंट्स को, वो फ्लो होते होते अल्फ़ा सेल्स में गया और उसने ग्लूकागॉन को सप्रेस कर दिया। दिस इज़ अ पैराक्राइन रेगुलेशन ऑफ बीटा सेल्स। देन अगेन ब्लड फ्लो कहाँ किसके कांटेक्ट में आया? डी सेल्स के। वो क्या रिलीज़ कर रही हैं? सोमैटोस्टैटिन। अगेन सोमैटोस्टैटिन ने इंसुलिन को सप्रेस किया। इस तरह से होम्योस्टेटिस कैसे फॉर्म्ड हो रहा है या होम्योस्टेटिस कैसे मेंटेन हो रहा है, एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, ये इलस्ट्रेटेड डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में आर्टीरियोल है और सराउंडेड में बीटा सेल और उनके बाहर अल्फ़ा सेल्स हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। पोजीशन ऑफ पेंक्रियाज कहाँ है? पेट के पीछे है ना, स्टमक के पीछे, और तीन जो अदर ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड लीवर, उससे सराउंडेड है। फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है, एक्सोक्राइन जिसमें एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, एंडोक्राइन जिसमें हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं पेंक्रियाज। हिस्टोलॉजिकली क्या है कि दो तरह के सेल्स हैं, एसिनार सेल एंड आइसलेट ऑफ लैगरहैंस। एसिनार सेल्स का काम है एक्सोक्राइन और आइसलेट ऑफ लैगरहैंस का काम है एंडोक्राइन फंक्शन करना। आइसलेट ऑफ लैगरहैंस को अगर हम स्टडी करें तो हिस्टोलॉजिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीजेस ग्लूकागॉन, beta cells release insulin, D cells release somatostatin, that is a universal inhibitor for insulin, and F cell pancreatic polypeptide. बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, अगर बीटा सेल में हम एक शॉर्ट फास्ट रिवीजन करें तो जीन फॉर इंसुलिन सिंथेसिस प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। जो रिस्पॉन्सिबल है जीन इंसुलिन बायोसिंथेसिस के लिए वो 11th नंबर के क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि पहले आपको बताया गया है कि 2 इंट्रॉन और 3 एक्सॉन्स होते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि mRNA का फॉर्मेशन होगा, मैसेंजर RNA बनेगा और मैसेंजर RNA अंडरगोज
ट्रांसलेशन, मैसेंजर आने से क्या होगा आगे चलकर प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा, जो कि जिसमें क्या होगा, राइबोसोम विद मैसेंजर आरएनए अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। सिग्नल सीक्वेंस की वजह से ये जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टार्ट विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इससे क्या बनेगा, प्री प्रो इंसुलिन। एज यू नो प्री प्रो इंसुलिन में सिग्नल सीक्वेंस है। अब यह सिग्नल सीक्वेंस एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वह इस सिग्नल सीक्वेंस को डाइजेस्ट कर देगा, और अब प्रो इंसुलिन होगा बचेगा, जिसमें कि फोल्डिंग स्टार्ट होगा। The folded polypeptide, that is proinsulin, transported to the Golgi complex, where again by the beta cell endopeptidase enzyme, the cleavage of C peptide occur, and now proinsulin convert into active insulin। और अब इस तरह से proinsulin एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्टिव इंसुलिन और सी पेप्टाइड स्टोरेज वेसाइकल में, यानी कि स्टोरेज वेसाइकल कंटेनिंग इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड एंड जिंक फ्रॉम जिंक फॉर्म्ड जिंक इंसुलिन हेक्सामर। अब जो एक्टिव इंसुलिन है वो जिंक के साथ जिंक इंसुलिन हेक्सामर को बनाएगा and circulate within the beta cell until the demand of insulin arises, and when there is needed of insulin, these vesicles release insulin by the process of exocytosis। तो ये बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन द बीटा सेल्स एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन था। सजेस्टिंग रीडिंग मटेरियल्स एंडोक्राइनोलॉजी हेडले, एंडोक्राइनोलॉजी नेगी, कॉपेन एंड स्टैंटन बैरने एंड लैवी फिजियोलॉजी, रॉस एंड विल्सन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एंड सम रिसर्च जर्नल्स ऑन द साइट ऑफ NCBI। देखिए, बुक रीडिंग का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है, या इधर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, पर फिर भी एक बार बुक ज़रूर रीड करिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। रिगार्ड्स, नीति सिंह। थैंक यू।